बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, 24 नवंबर 2019 को मीरपुर हल्का LA3 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और तकरीबन 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी सईद को नाअहल करार दिया गया था, जिसकी वजह से मीरपुर में फिर से इलेक्शन हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इलेक्शन से कबल और अपने दौरे हुकूमत में आवाम से जो वादे किए वो वफा हुए या नहीं। हमारे हाथ में इस वक्त एक ईद कार्ड मौजूद है जो कि चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने 2016 के जनरल इलेक्शन में आवाम के साथ ईद की खुशियाँ बांटी और तहरीरी तौर पर अपना मंशूर आवाम में भेजा। और अब इसी हल्के से इनके साहबजादे सुहेब सईद चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस इलेक्शन को जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी तरतीब दे रखी है और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की कारकर्दगी के हवाले से भी। और इसके साथ साथ हम कश्मीर के मसले पर भी बातचीत करेंगे। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? खैरियत, आप ठीक हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र। सईद साहब, हमें ये बताइएगा 25 सितंबर 2019 को आपके ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, अदालती फ़ैसला है, उसको मैंने तस्लीम किया है और उसके बाद जो प्रोसेस शुरू है इलेक्शन का उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत ने फ़ैसला किया और टिकट दिया है मेरे बेटे सुहेब सईद को। इंशाअल्लाह 24 नवंबर को जो इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो शेर है वो जीत कर सामने आएगा। जब 2016 के इलेक्शन हुए वो मेरे पहले इलेक्शन थे और उसमें हमने लोगों से कुछ बातें की थी। 6 बड़े एरियाज़ थे जिसको हमने कहा कि एड्रेस करेंगे। उन 6 में पहला था कि जो मीरपुर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ख़राब है, इसको ठीक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 साल में 1 साल तो इस अदालती कशमकश से नज़र हो गया, लेकिन फिर भी 3 साल में हमने आपने देखा होगा जो जितनी लिंक रोड्स बहुत ख़राब थी वो सारी ठीक की हैं। और जो 5 साल का हमने मंसूबा बनाया था उसमें मीरपुर का कोई सेक्टर बाकी नहीं बचेगा जिसमें ये तामीराती काम सड़कों के हवाले से नहीं होगा। इस वक्त F1, G1, F2, B3, C4, C1, C2 मुकम्मल हो चुके हैं। ई सेक्टर में काफ़ी हद तक चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। F सेक्टर F4 में भी काम हुआ है। अब जो हमारे पास स्कीमें पेंडिंग है उसमें B3 पार्ट 2, B1, B2, B3, B4, B3 हो चुका है, B3 पार्ट 2, B1, B2, B4 की सड़कें हैं। तो इसके अलावा तोताल और E5 की सड़कें। इससे हमारे तमाम सेक्टर्स मुकम्मल हो जाएंगे। हमारे पास मैंडेट 5 साल का था और जब 5 साल में हम ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा बड़ी सड़कें हैं, बड़ी सड़कों में हाल रोड मंजूर हो चुकी है, उसका टेंडर हो गया है। इंशाल्लाह इलेक्शन के कुछ दिनों बाद ये काम शुरू हो जाएगा। बन खुरमा रोड, संगोट रोड और अकबर रोड भी मंजूर होकर टेंडर हो चुके हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी सड़क है वाई क्रॉस से लेके चौक शहीदा से ऊपर आज़ाद मार्ट की तरफ और फिर F1 तक, ये भी मंजूरी के मराइल में है, ये भी हो जाएगी। तो इससे जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा वो 100% मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा हमारा वादा था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें आपने देखा होगा एक जदीद तरीन अस्पताल जो है वो बनाकर हमने महकमा हेल्थ ने उसको टेक ओवर कर लिया है और उसके अंदर जदीद फैसिलिटीज़ 39 बेड्स का उसमें एक डायलिसिस सेंटर है और बाकी जो चीज़ें हैं। और इसका जो फ़ेज़ 2 है ये 39 करोड़ से बना है और जो फ़ेज़ 2 है वो 48 करोड़ से बनेगा। उसमें भी 250 बेड का एक नया हॉस्पिटल आ जाएगा। इस तरह मीरपुर में 500 बेड का नया अस्पताल जो है वो लोगों के ज़ेर इस्तेमाल आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा हेल्थ जो KIC है, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो हाजी मोहम्मद सलीम साहब नफीस बेकरी वाले, उनको अल्लाह गरी के रहमत करे, उन्होंने बना के दिया था। उसमें 13.5 करोड़ रुपए की लागत से कैथ लैब जो है वो लग रही है, जो 2-4 हफ्तों में मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके अलावा OPD को हम ठीक कर रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज़ को ठीक किया है और ब्लड बैंक सेटअप किया है। ये हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसका हमारा वादा था लोगों के साथ। अच्छा सईद साहब, आपने 2016 के जनरल इलेक्शन में अपना 7 नकाती मंशूर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए आवाम में भेजा
और आपका 7 निकाती जो एजेंडा था वो किस हद तक मुकम्मल हुआ, जिसमें से मैं चंद निकात आपके सामने पढ़कर आपको सुना देता हूँ। मेयारी तालीम और सेहत की सहूलियात का आपने वादा किया, आपने बेरोज़गारी के खात्मे का वादा किया, आपने मीरपुर के तमाम सेक्टर्स का बिल तखसीस सुई गैस की फराहमी का वादा किया, पानी की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग का भी खात्मा किया और सरकारी महकमों में से करप्शन के खात्मे का भी वादा किया। और इन तमाम जो आपने निकात पेश की इसमें किस हद तक आप मुकम्मल हुए? मैं बड़े दावे से ये कह सकता हूँ 2 सेक्टर्स का मैंने हेल्थ और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। आगे हमारा जो तालीम है उसमें हमारे 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा जो था वो फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इमारतें। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि आज़ाद मीरपुर का जो डिग्री कॉलेज है 1967 के बाद उसमें एक ईंट नहीं लगी। उसमें हम 2 नए ब्लॉक तामीर कर रहे हैं। 13 स्कूल जो हैं वो उनके अजाफ़ी कमराजात और नई तामीर हो रही है, जिसमें गर्ल्स स्कूल B3 जो है उसमें 13 कमरे, F1 बन खुरमा, C4 जादा, बला, टेरी चौधनिया, चित्रपड़ी और जो मॉडल स्कूल है पायलट मॉडल स्कूल उसके अंदर भी नए कमरे बन रहे हैं। और ये जो हो जाएगा जो आपने जिक्र किया मेरे मंशूर में था कि तालीम के मयार को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमने सिफारिश के ज़रिए टीचर की भर्ती को नामुमकिन बना दिया। उसको हमने सारा जो तालीम का निज़ाम है टीचर भर्ती करने का उसको NTS पे ले गए और जो कॉलेजेस में उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। कोई एडहॉक तकर्रियाँ नहीं कर रहे हैं ताकि सिफारिश से जो मयार है वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो ये भी हमारा एक वादा था, इसको भी हमने मुकम्मल कर दिया है। इसके अलावा पीने का साफ़ पानी भी हमारे एक वादे में शामिल था। जब हमारी हुकूमत बनी तो 24 ट्यूबवेल काम कर रहे थे, आज 42 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। तमाम मशीनरी 13 करोड़ रुपए की लागत से तमाम ट्यूबवेल्स पर मशीनरी जो है इटालियन नई मंगवा के लगाई है ताकि ये रोज़ रोज़ जो पुरानी चाइनीज़ मशीनरी रोज़ ख़राब होती थी ये इससे लोगों को निजात हो सके और पानी जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है वो पीने के लिए मिल सके। इसके अलावा जो ग्रेटर वाटर सप्लाई है उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। ये भी हमने अपना वादा बड़ी हद तक कंप्लीट किया है। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 3 नए फीडर लगाए जा रहे हैं। अगर आपका बन खुरमा जाना हुआ 1967 के बाद बन खुरमा में पहला फीडर जा रहा है जिस पर अच्छी कंडक्टर यूज़ किया जा रहा है ताकि लोगों की ज़रूरियात हो। इसके अलावा F3 के लिए जा रहा और एक जो देहाती इलाका नीचे से डैम से मुतासर होकर ऊपर आबाद हो रहा है उसके लिए भी एक पूरा फीडर साथ साथ ले जा रहे हैं ताकि वहाँ भी लोगों को सप्लाई की जाए। इसके अलावा इस साल से ये 2 साल आगे आ रहे हैं इसमें हमारे 87 ट्रांसफार्मर्स मंजूर होकर आ चुके हैं। पिछले 3 सालों में लगभग 100 के करीब हमने ट्रांसफार्मर लगाया है और ये अगर आप पिछले 5 साल में जो मेरे सियासी मुखालिफ हैं उनका दौर था सिर्फ 5 ट्रांसफार्मर पूरे शहर में लगे। जितनी ट्रांसफार्मर जलते थे उनकी रिपेयर नहीं होती थी। पिछले सिर्फ 3 महीने में हमने 61 ट्रांसफार्मर रिपेयर करके वापस लगाए और 24 घंटे के अंदर अंदर लगाए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्त जो है और कम किया जाए, हमारे पास स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बिजली के महकमे के लिए 2 गाड़ियाँ जो जिनके ऊपर लैडर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंच के रिपेयर कर सकेंगी। नई क्रेन ख़रीद रहे हैं ट्रांसफार्मर्स को नीचे उतारने और रखने लिए। तो ये बल्कि जो स्टाफ है उनकी जानें चली जाती थी, जो इक्विपमेंट था वो अच्छा नहीं था, वो भी नया ख़रीद रहे। तो ये वादा भी हमने इंशाल्लाह पूरा कर दिया और इसको भी लोग इंशाल्लाह तहसीन की नज़र से देखेंगे। एक वादा हमारा था कि सीवरेज का काम मुकम्मल करके जल्दी से जल्दी मिलाएंगे। आप देख रहे होंगे शहर के अंदर तेज़ी से सीवरेज डल रहा है। जब सीवरेज डल जाएगा, कुछ रोडें सिर्फ इस वजह से रुकी हुई हैं कि वहाँ पे सीवरेज का काम मुकम्मल नहीं था। जब सीवरेज का काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके ऊपर रोड्स बनना शुरू हो जाएंगे। फ़ंड्स हमारे पास मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फंड्स भी मौजूद हैं और जो नॉर्मल ADP है उससे भी फंड्स मौजूद हैं। ये जितने वादे आपने देखे, लोग इसके ऐनी शाहिद हैं कि हमने वो सारे काम बड़ी हद तक मुकम्मल किए। एक मैं इसमें अर्ज़ कर दूँ, न्यू सिटी में तमाम रिमेनिंग वर्क मुकम्मल किया है। 20 करोड़ रुपए हमने वहाँ फराहम किए गैस की फराहमी के लिए और उसके अलावा जो जितना कोई मीरपुर शहर में 3 नई बसेस दे रहे हैं लड़कियों के स्कूलों में और कॉलेजेस में
और लड़कियों के तमाम स्कूलों में टॉयलेट्स हमने बना कर दिए हैं ताकि हमारी बच्चियां जो हैं इस रफ़ा आदत के लिए बाहर ना, बच्चे तो कहीं भी कर लेते हैं बाहर, लेकिन बच्चियों के लिए हमने वो सारे इंतजाम किए हैं जो उनको ज़्यादा बाइज़्ज़त और अच्छी हिफाजत में ये सारी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। ठीक है सईद साहब, आप वज़ीर स्पोर्ट्स एंड कल्चर रहे हैं, तो आपने आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स और कल्चर के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं? देखें, स्पोर्ट्स के लिए तो हमने हमारी बहुत सारी स्कीमें थी, जिसमें सरदार सिकंदर स्टेडियम जो शुरू किया था जम्मू कश्मीर काउंसिल ने, वो नामुकम्मल पड़ा, उसका मुकम्मल कर रहे हैं। तमाम शहरों में और ख़ासकर तहसीलों में तहसील लेवल के जो हैं वो ग्राउंड्स बनाए जा रहे थे। मीरपुर में 2 ग्राउंड्स हमने शुरू किए हैं, एक न्यू सिटी में जो पूरा एक कम्प्लेक्स है 5.5 करोड़ रुपए की लागत से इसी साल मुकम्मल हो जाएगा, और बन खुरमा के मकाम पे हम लोग जो है ना यूथ हॉस्टल बना रहे हैं ताकि जब मुकाबले हों तो यूथ जो ट्रैवल करके आए उनके रहने सहने की जगह का बंदोबस्त है। इसके अलावा हमने एक खाड़क के अंदर लोगों की मदद से एक स्टेडियम बनाया जो बहुत ही खूबसूरत है, आप कभी खाड़क जाएँ तो उसको देखें। इसके अलावा खाड़क डाइक के करीब हम वापडा से बातचीत कर रहे हैं कि अगर वो हमें जगह दें तो हम वहाँ पर भी एक स्टेडियम बनाएं। चौधरी रुखसार साहब के हल्के में जोड़ियाँ अफजलपुर में भी 2 ग्राउंड बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कोर्ट है कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट, उसको भी हमने 50 लाख रुपए की जो मदद है वो दी है कि ताकि वो अपने वहाँ पर स्टेडियम तामीर कर सकें। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। कल्चर में हमने बहुत सारे जो आज़ादी कश्मीर पर ड्रामे कराए हैं, जो हमारे सूफ़ी शौरा हैं उनके जो कलाम है उसको तरवीज देने के लिए हमने बहुत सारे मुकाबले कराए हैं और इसको मुकम्मल तौर पर पैटर्नाइज़ किया है। अच्छा सईद साहब, आप MDA और MDA-HA के वज़ीर रहे हैं जो कि आपके मातहत अदारे थे, तो आपने MDA में से करप्शन के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए हैं? और MDA में जो ओवरसीज़ डेस्क है जो ओवरसीज़ को बुनियादी सहूलियात या उनके मसाइल हल करता है, तो आपने ओवरसीज़ कश्मीरियों के मसाइल के लिए क्या इक़दाम किए हैं? देखिए, एक बात तो शायद आप भी एक्नॉलेज करेंगे और आम पब्लिक भी एक्नॉलेज करेगी कि हमारे दौर में कहीं पर किसी से आपको ये ख़बर नहीं मिली होगी कि चौधरी साहब या उनके किसी एहलकार ने किसी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, किसी ठेके में कोई हिस्सेदारी मांगी हो और कोई ऐसी करप्शन की हो। MDA में हमने प्लाटों की अलाटमेंट बंद रखी। पहले हमने कहा जो पिछला गंद है उसको साफ़ करेंगे, ये जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करेंगे। 650 के करीब जो हैं वो कोर्ट केसेस थे जो कम होके 585 हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कहें कि वो ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म जो है वो मैं अडॉप्ट करने दे, हम लोगों के साथ बैठकर मामलात को तय करें और गैर ज़रूरी जो कानूनी वो हैं मामलात जंग है उसको ख़त्म किया जा सके और लोग अपने कामों को बेहतर कर सकें। मैं एक बात मैं ये नहीं कह सकता जी कि ये ज़ीरो हो गई है करप्शन, लेकिन जब ऊपर करप्शन नहीं है, हमारे डायरेक्टर जनरल बहुत क्लीन आदमी हैं और हमारे पास जो नीचे निज़ाम है उसमें कोई मिनिमाइज़ किया है हमने उसको कि पब्लिक इंट्रैक्शन कम किया है। एक्चुअली जो हम सॉफ्टवेयर लगाना चाहते थे जिसके ज़रिए ये नामुमकिन हो जाए और ये ह्यूमन कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, तो ये करप्शन का जो मामला है इसको एड्रेस किया जाए। बदकिस्मती से उसमें हमें कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन आप यकीन रखें हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं मिनिस्टर हूँ या नहीं हूँ, गवर्नमेंट हमारी और हम इसको कर जाएंगे। अच्छा, आपने अपने ईद कार्ड में सुई गैस की फरहमी का भी वादा किया था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा सेक्टर मियां मोहम्मद टाउन आज भी सुई गैस की बुनियादी सहूलत से महरूम है, क्यों? ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये हमारा मैंडेट 5 साल के लिए था। जिन सेक्टर में गैस मौजूद थी वहाँ पे हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो गैस है वहाँ पर कनेक्शन लगाए जाएं। अभी भी D1 में 60-70 कनेक्शन लगे हैं, D1 पार्ट 2 में लगे हैं। अब हमारी हुकूमत बनने के बाद लगभग 2,500-3 हज़ार नए कनेक्शन लगे हैं। गैस का जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए काम किया है। आपका सवाल पर्टिकुलरली मियां मोहम्मद टाउन के बारे में, इसी जो ये जो मुझे डिसीट किया गया, ये 25 सितंबर का वाक़या है।
और 9 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी गैस की सप्लाई के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ंड्स फराहम करने से इनकार किया, तो हमने फिर अपने फ़ंड से 200 मिलियन जो है वो रखा है इन सेक्टर्स में, बिलखुसूस जो बन खुरमा है वहाँ पे गैस की सप्लाई को। और इसके अलावा 20 करोड़ रुपया हमने जो है न्यू सिटी में, आपको पता होगा, ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे पास आ चुका है, जिसमें हम गैस की सप्लाई का काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर तक बन खुरमा और न्यू सिटी में साइमल्टेनियसली गैस का नेटवर्क बचना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा 24 नवंबर 2019 को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को जीतने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी तरतीब दे रखी है और आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोगों, हमारी 3 साल की कारकर्दगी हमारे मुखालफिन की 30 साल कारकर्दगी से बेहतर है। लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम उसी को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जा रहे हैं कि जी हमने ये काम किए हैं। लोगों को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, लोगों को स्कूल्स और कॉलेजेस में होने वाली तामीर नज़र आ रही है। NTS के नताइज लोगों के सामने हैं, हेल्थ में इमरजेंसी सर्विसेज के नताइज लोगों के सामने हैं। न्यू सिटी के तमाम रिमेनिंग वर्क्स मुकम्मल करने के अलावा 20 करोड़ रुपये गैस के लिए फराहम किए हैं। अगर आप 3 साल की मुद्दत में देखें तो ये बहुत ही शानदार कारकर्दगी है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और इसी को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा चौधरी मोहम्मद सईद और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सियासत में क्या फ़र्क है? हमारी सियासत जो है वो असूलों की और रवादारी की है। हमारी सियासत में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे लोग ये अंदाज़ा करें कि हम कोई इंतकामी सियासत करते हैं। आपने शायद इस पूरे अरसे में नोट किया होगा कि हमने बिला तखसीस इलाके के लोगों की खिदमत की है, ये देखे बगैर कि हमें किसने वोट दिया था और किसने वोट नहीं दिया था। और जो मयार हमने रखा उसमें ये रखा कि हम रवादार रहें, लोगों से मिले जुलें, हमारे जो सियासी मुखालफिन उनसे मिलें और माशरे में एक अच्छा तासर कायम करें। फेयर एंड पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए और उसी को हमने रवाज दिया। सईद साहब, ये बताइएगा ऐसे कौन से मंसूबे थे जो आप शुरू करना चाहते थे लेकिन इस फैसले की वजह से ना कर सके? अगर आपका बेटा सोहेब सईद इलेक्शन जीत जाता है तो आप उन्हें क्या तजवीज़ देंगे कि वो पहले किन प्रोजेक्ट्स को शुरू करें और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करें? देखिए, हमारे जो अगर ये ना होती, रीसीटिंग ना होती, तो हम शायद इससे थोड़ा सा पहले जो हमारे मियां मोहम्मद टॉन का गैस का इशू है इसको एड्रेस कर लेते। मेरा ख्याल ये था कि प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगी है, तो हम प्राइवेट एजुकेशन के स्टैंडर्ड की मीरपुर में सरकारी तर्ज पे 2 स्कूल बनाए जिनका नाम हमने दानिश स्कूल, जो मियां शहबाज शरीफ का आइडिया था जिसको उन्होंने पंजाब में इम्प्लीमेंट किया, वो करें। इसके अलावा जो एक मीरपुर में मैं यूनिवर्सिटी लाना चाहता था, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, उसके लिए नेगोशिएशन मुकम्मल हो चुकी थी और मुझे ख्याल था कि ये आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो रुकी हुई है। हम इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरे, इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। और उसके बाद ये जो इश्यूज़ हैं हमारे रिमेनिंग, गवर्नमेंट तो हमारी है ना, नैनी केस अगले 2 साल तक हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। हम कोशिश करेंगे कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी को लाएं। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम 50,000 स्टूडेंट्स अट्रैक्ट कर लेते हैं मीरपुर में, मेडिकल कॉलेजेस की सूरत में, यूनिवर्सिटीज़ की सूरत में, कॉलेजेस की सूरत में, तो हमारी इकॉनमी जो है वो बड़ी वाइब्रेंट हो जाएगी। 50,000 स्टूडेंट अगर 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, 5,000 रुपया इवन माना खर्च करे तो 25 करोड़ रुपया सालाना माना जो है हमारी इकॉनमी में आएगा, जिसका मतलब यह है कि 3 अरब रुपये से हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी और हम यहाँ पर मज़ीद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट कर सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से। सईद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो आप सब के सामने। बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने जितनी बातें की थी उसके सब बातें उसके उलट की
वो कहते थे कि जी जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो करप्शन है, आपका जो लीडर है वो करप्ट है। तो यहाँ पर डॉलर 60 रुपये महंगा हो गया, इसका ये 60 गुना उनसे ज़्यादा करप्ट है। उन्होंने कहा जी बिजली महंगी होती है तो समझें लोग करप्शन करते हैं और बिजली से महंगी, बिजली दुगनी महंगी कर दी। डीज़ल पेट्रोल की प्राइस पे वो ख़ास कर कहते थे कि जब 1 रुपया डीज़ल महंगा होता है तो आप इतने लोगों को इतना अफेक्ट पड़ता है। आज 60-70 रुपये डीज़ल पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई का एक तूफ़ान आया जिसको रोकने के लिए उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, मांगे तांगे के लोग हैं। हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी से आए, फिरदौस आशिक अवान जैसी बदज़बान औरत जो है वो वहाँ से किसी और पार्टी से आई। जो इनके माहिरीन हैं वो टेक्नोक्रेट्स सो कॉल्ड, लेकिन इनके अपने अंदर कोई टीम नहीं थी, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। इन्होंने इस मुल्क की माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब कर दी है और सियासी लोगों के साथ इस कदर लड़ाई मोल ली है कि जस्ट करप्ट कहने से कोई करप्ट नहीं होता। कोई एक केस साबित नहीं कर सके अभी तक, लोगों में को जेल में डाला हुआ। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरा बिल्कुल 100% ईमान है कि उन्हें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की। इन्होंने पनामा का नाम लेके उसमें जो अकामा में नायल कर दिया और उसकी नतीजे में उनको जेल में रखने से उनकी सेहत जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई। पाकिस्तान की जो एक क्लास लीडरशिप है उसको ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप इमरान ख़ान जैसे नालायकों के हवाले कर दी गई है जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त जो बेचैनी पाई जाती है उसका इज़हार आप ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का कल आज़ादी मार्च के नाम से एक पाकिस्तान भर में वो एहतजाज है, वो तारीख़ी है। और मैं हैरान होता हूँ, आज इमरान ख़ान साहब कह रहे थे जी ये एहतजाज गैर ज़रूरी है और ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है और ये हिंदुस्तानी एजेंट हैं। यार आपका भी तो रोज़ हिंदुस्तानी चैनल दिखाते थे, आपने मीडिया का गला घोंट दिया यहाँ पे। आपका जो मार्च था यहाँ पे वो तो पूरा दिन 24 घंटे दिखाते थे, जिसमें इससे आधे क्या 1/10 लोग थे। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमें बाकी लोगों को मार्च का या आपसे निजात हासिल करने का हक़ नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन हो, इमरान ख़ान जैसे नालायक लोगों से जान छुड़ा के यहाँ पर जो इंतखाबात है उसका अमल शफाफ तरीके से दोबारा मुकम्मल किया जाए ताकि वो लोग जो अहल हैं जो इस मुल्क को चला सकते हैं। हम इतने नीचे ऑलमोस्ट बैंकरप्सी हो चुकी है, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी हो चुकी है। हमने सऊदी अरब, यूएई और कतर से लेकर पैसे अपने बैंक में पार कर रखे हैं, जो मरकज़ी बैंक है स्टेट बैंक। अदरवाइज़ हमारे अपने पास कोई असासे नहीं है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका, श्रीलंका हमसे आगे निकल चुका, इथियोपिया और सूडान हमसे आगे निकल चुके। मुझे तो डर है कि अफ़गानिस्तान भी हमसे आगे ना निकल जाए जो हालात हैं। तो ये इमरान ख़ान साहब के पास की बात नहीं है। क्रिकेट खेलना और चीज़ है और 11 लोगों के साथ क्रिकेट खेलना, और वो भी एम्पायर के साथ मिलकर। और जो सियासत है वो एम्पायर के साथ मिलकर नहीं की जा सकती। यहाँ पे इनको फौरी तौर पर जो है वो इंतखाबात कराने होंगे। ठीक है सईद साहब, आपने आज़ादी मार्च की बात की, अब मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च करें तो इस तरह धरनों की सियासत से तो कोई हुकूमत नहीं कर सकता। ये जो धरना कल्चर है इससे तो फिर पाकिस्तान में कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगा। देखिए मुद्दत, ये तो मैंडेट चोरी किया गया था, इसमें मुद्दत पूरी करने का कोई सवाल ही नहीं है। वो सूरी का इलेक्शन आपने देख लिया, 56,000 वोट जाली डले हैं जिसको तस्लीम कर लिया और उसके बाद वो अभी तक वहाँ पर बैठे हुए हैं। सारे हलकों का यही हाल है जहाँ पे ये इस तरह की मुदाखलत हुई और इंतखाबी नताइज हैं वो तब्दील हुए और ये हमारे ऊपर मसलत हो गए। फेयर एंड इम्पार्शल इलेक्शंस हों तो मुझे पूरा यकीन है कि इनको शायद अब एक सीट इमरान ख़ान की वो जो मियाँ वाली भी है वो भी ना मिले। जो इस मुल्क का हाशर किया है इन्होंने। हुकूमत किस चीज़ से चला रही है? तावीज़ गंडे से हुकूमत चलाई जा रही है, जादू टोने से हुकूमत चलाई जा रही है, वो पीरनी ये से इस तरह नहीं चलती। आपके पास एक माशी टीम होना चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला माशी जो डिटोरिएट हुई है सिचुएशन, उसको इम्प्रूव करने का। मुल्क की माशियत तरक्की करने लगे, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हमारे सामने बांग्लादेश का मॉडल है, हमारे सामने और बहुत सारे मॉडल्स हैं। हम किसी एक मॉडल को अपना लें और इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करें, और उसके लिए पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन भी बहुत ज़रूरी है। ये ना इनसे कोई एनआरओ मांगता है, ना ये देने की पोजीशन में है।
तो ये NRO का कोई मसला नहीं है, बस एक रेटरिक है जिसको वो चलाए जा रहे हैं जी। NRO किसने उनसे NRO मांगा है ये नहीं बताते और ना मांगेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस दिन जब कोर्ट में पेश हुए उस दिन का आप उनका बयानिया सुन लें, और अब उन्होंने जब उनके पास चॉइस था कि वो ये मुल्क छोड़ कर जाए और इलाज करा के, उनका कि आज जो उनका बयान चल रहा है कि सिंध ने, बलूचिस्तान ने और सरहद ने, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, बहुत सारे जमहूरियत के लिए अगर लाशें दी हैं तो एक लाशा जो है वो पंजाब से आ जाएगा, गॉड फॉरबिड, तो कोई क़यामत नहीं आएगी। तो मैं जो एक दाग है उसको साफ़ करना चाहता हूँ कि यहाँ लोग शायद जो हैं वो इस तरह की कुर्बानी नहीं दे सकते, तो उनका मैं दे दूँगा कुर्बानी, कोई मसला नहीं है इस मुल्क में जमहूरियत को रवाज देने के लिए। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की सेहत व कैद और हुकूमती रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही, देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके आप कहते हैं मैं AC बंद कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। एक 70 साल के बूढ़े को जिस आपने वहाँ रखा और उसके बाद उसको आप इस तरह के माहौल में रखते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, उसके गुर्दे इफ़ेक्ट होते हैं बाकी, फिर आप डॉक्टर को एक्सेस नहीं देते, आप उनको घर से एहतियाती खाना नहीं मंगवाने देते, आप उनके लिए जो है ना मुश्किलात पैदा करते हैं, तो यकीनन सेहत अगर आप किसी मरीज़ की ठीक नहीं रख सकते जो आपकी कैद में है, तो ज़िम्मेदार आप हैं, हुकूमत है, और हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो उनका प्राइवेट डॉक्टर एक्सेस दी जाती, वो दवाई देता, घर से खाना आता, तो कोई क़यामत नहीं आने वाली थी। मियाँ नवाज शरीफ आज इस हालत में ना पहुँचते, इसकी ज़िम्मेदार पूरी तरह हुकूमत है। अच्छा सईद साहब, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात में है, तो आप एक बिज़नेसमैन रहे हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बेहतर बनाया? देखें, पाकिस्तानी माशियत को सबसे बड़ा नुकसान जस्टिस साकिब निसार ने पहुँचाया जब एमनेस्टी को स्टे कर दिया। जो हमारे टारगेट्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अगर एमनेस्टी चल जाती और उससे मतवक्का आमदन जो हमारी प्रोजेक्शन थी वो आ जाती, तो आज हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। आज हमारे CPEC के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होके उनकी जो अर्ली यील्डेज है वो आ चुकी होती। अगर आज वो ना होता तो हमारे पास ये जो इस वक्त माशी प्रॉब्लम्स हैं ये ना होते। अब इन सब को जब एक अदालती निज़ाम जो है उसने पैरालाइज़ कर दिया। देखें, ये जो इस पे मोबाइल कार्ड पे टैक्स है, इसका हुकूमत से क्या, उससे अदलिया से क्या ताल्लुक़ था? ये हुकूमत अपने तौर पर बनाती है, सू मोटो लेकर इसको रोका गया, और रोकने से जो आमदनी का अमल है वो कम हुआ और हम रीपेमेंट्स नहीं कर सके और इन मसाइल में गिर गए। ये कोई अदलिया का कोई काम नहीं था कि वो इस सारे मामले में दखल देती और जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करती। तो बुनियादी तौर पर ये वहाँ से शुरू हुआ और ये क्राइसिस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब इन लोगों के बस की बात नहीं। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो माशी टीम है वो अगर मैदान में उतरेगी तो इसको ठीक करके लेगी। आपको याद होगा 2013 में जब हुकूमत संभाली तो लगभग ऐसे ही हालात थे और हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को 24 अरब तक ले गए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा, लोगों को, आम आदमी को सहूलत दिए रखी, खाद पे सब्सिडी देते रहे। ये सारी चीज़ें हमारी हुकूमत करती है और CPEC जैसा बड़ा मनसूबा शुरू किया जो मुकम्मल होने के मराइल की तरफ था। आज 12 मोटरवेज़ जो हैं पाकिस्तान में ऑपरेशनल हैं और इसके अलावा 4 मोटरवेज़ ऐसे हैं जिन 16 टोटल कह लें जिनको M के नाम से नहीं बल्कि हज़ारा मोटरवे है, सवात मोटरवे है, इनको M1 या M2 या M3 M4 के नाम से नहीं याद किया जाता है, इनके लिए से नाम है। तो इस तरह 16 मोटरवेज़ पाकिस्तान में बन चुके हैं, 5, 6, 7 मोटरवेज़ और बन के पूरी तरह मुल्क जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता, रसल और रसाइल के ज़रिए बढ़ते और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स में वो बढ़ती। चीन हमारे इस रास्ते को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करता और राहदारी फ़ीस के तौर पर हमें अरबों डॉलर मिलने थे, लेकिन ये सारे मंसूबे जो हैं अब खटाई में पड़े हैं और इमरान खान साहब की तवज्जो नहीं है इन पर। अच्छा सईद साहब, आप बात करते हैं कुछ कश्मीर के हवाले से। रियासत जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं। हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370
270 और 35A को भी ख़त्म कर दिया है 5 अगस्त को, और फिर 31 अक्टूबर 2019 को वहाँ रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके वफाक में शामिल कर लिया है। तो ये इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? तो इस वक्त हमें आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हिंदुस्तान ने हमारी कमज़ोर माशी और सियासी सूरत हाल जो अब तरी है उससे फ़ायदा उठाया, और 5 अगस्त 2019 को जो नई लेजिस्लेशन की जिसमें 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद दूसरे मरहले में उन्होंने कहा कि जी जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया जाएगा। अगले मरहले में शायद वो जम्मू को भी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लें और ये जो उनका मंसूबा है वो मुकम्मल हो जाए। मोदी इस वक्त पूरी तरह छाया हुआ है। मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर लोगों को ये पैगाम दिया और 2/3 अक्सरियत से जीत कर आया। इस वक्त हिंदुस्तानी यूनियन की 29 रियासतों में से 22 रियासतों में उसकी हुकूमत है। अगले 2-4 सालों में उनको अपर हाउस राज्यसभा में भी जो है अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लोकसभा में ऑलरेडी उनको अक्सरियत हासिल है। तो मुझे ये डर लगता है कभी कभी कि वो हिंदुस्तानी आइन का ही हुलिया बिगाड़ के ना रख दे। शशि थरूर एक उनके बड़े अच्छे राइटर स्कॉलर हैं और उन्होंने जो है ये कहा कि मोदी जो है ये बदमाश ताती है और ये अपने इसके पास हुकूमती अख्तियारात हैं इसके ज़रिए कि हिंदुस्तान का सेकुलर स्टेटस ख़त्म करके इसको एक हिंदू रियासत में तब्दील ना कर दे। जो हिंदवाता का उनका नारा है उसको कामयाब करने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। सईद साहब, इस वक्त दुनिया भर में जहाँ जो लोग आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखें, मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश ये है कि वो मेरिट को देखें, बरादरी, इलाकाई दोस्ती के इस अज़म से बाहर निकल के अपने मफाद को पहचानें, कौमी मफाद को पहचानें। वो मसला कश्मीर हो तो उसमें एक यकजहती लाएँ, वो कौमी यहाँ लोग इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत हो तो उसमें अपना रोल अदा करें। और जो इलेक्शंस के हवाले से बिलखुसूस जो है वो मेरी दरख्वास्त यह है कि लोग मेरिट को देखें। पिछले 3 सालों में जो काम हुए हैं, अगर ऐसे काम इससे पहले हुए हैं तो यकीनन उनका राइट है वो इस बात को अपने हक़ को उनके हक़ में इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ग्राउंड पे वो क्लियरली बताती है कि हमने किस दिलजमी से पिछले 3 साल जो है वो काम किया है और लोगों को डिलीवर किया है। वो सड़कें हों या पानी का साफ़ पानी हो, वो बिजली हो, वो सीवरेज का निज़ाम हो, वो स्कूल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हों, इन सारों में हमने काम करके लोगों को डिलीवर किया। लोग मेरिट पर इस सारे मामले को देखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सईद साहब आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपने चौधरी मोहम्मद सईद साबिक़ वज़ीर हुकूमत की गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अब बहैसियत शहरी, बहैसियत वोटर आपको फ़ैसला करना है कि आप इस मीरपुर शहर की बेहतरी के लिए किस शख्सियत को मुंतखब करते, क्योंकि इख्तियार फिर भी आप आवाम के पास हैं। नाज़रीन मोहतरम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।